आज के करंट अफेयर्स 11 जून के सबसे पहला करंट अफेयर जो था वो है आपका गिर फॉरेस्ट और लायंस का। ठीक है, एशियाटिक लायंस जो है एक टाइम पे एशिया की काफ़ी कंट्रीज में पाए जाते थे, पर इनकी ओवर द टाइम हंटिंग कर करके लोगों ने बहुत पोचिंग की, हंटिंग की। इस टाइम ये सिर्फ पूरे एशिया में ही सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। मतलब इसके बाद अगर तुम्हें लायंस देखने हैं तुम्हें अफ्रीका जाना पड़ेगा। एशिया में अगर लायंस देखने हैं तो एक ही जगह मिलते हैं, वो है गुजरात। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। तो करंट अफेयर में क्या है, इनकी पॉपुलेशन, हम लगातार इनकी कंजर्वेशन की कोशिश कर रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग है उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बचाने में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एक तो उनकी मतलब उनकी पोचिंग रोकी जाए, उनकी किलिंग रोकी जाए। दूसरा, एडिशनल चीजों पर भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इन्वायरमेंट बची रहे। जो खाते हैं, जैसे वो हिरन जैसी चीजें इनकी फेवरेट फूड है, तो हमें हिरन की पॉपुलेशन पे भी कंसंट्रेट करना पड़ता है, ताकि हिरन की पॉपुलेशन अगर अच्छी रहेगी तभी इन्हें अच्छा खाना मिलेगा, तभी ये शेर हेल्दी रहेंगे। ठीक है। तो और दूसरा मतलब लास्ट फैक्टर जो होता है, दूसरा नहीं, जो लास्ट फैक्टर है वो ये है कि अगर गिर नेशनल पार्क में भी हम एक लेवल तक ही नहीं रख पाएंगे, मतलब अभी तो खैर सस्टेन कर सकता है गिर नेशनल पार्क, लॉन्ग टर्म में हम धीरे धीरे इन्हें और जगह मूव भी करना शुरू करेंगे। क्यों ऐसा जरूरी क्यों है? बिकॉज हर लायन की अपनी अपनी टेरिटरी होती है। ठीक है, वो अपनी लायनेस के साथ एक पूरी टेरिटरी में रहता है। एक टाइम के बाद जब ये टेरिटरीज कोलाइड करने लग जाती है ना, तो इनमें आपस में लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, और दूसरा खाने को लेके टेंशन्स बढ़ जाती हैं। तो इस कारण विद टाइम, अभी तो खैर पॉपुलेशन इतनी नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि इनकी हम एक तरह से स्पेशल मैनेजमेंट भी साथ में कैरी आउट करते हैं। ठीक है, मेरे बताने का ये मतलब है। एशियाटिक लाइन का साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो लियो। ठीक है। लॉन्ग टर्म में जब आखिरी में जाके सारे नाम पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तब ये कभी नहीं याद रहते, और सारी स्पीशीज के एक्चुअली साइंटिफिक नेम याद भी नहीं रखने होते जितने न्यूज़पेपर में आते हैं कई। पर जो स्पीशीज कुछ खास, हर साल कुछ स्पीशीज जो करंट अफेयर में आके जाती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है इंडिया के लिए, उनके साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए। तो टोटल करके 10 से 15 ऐसे नाम बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। इस कारण सारे ना याद करना, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही वाले याद करो। एशियाटिक का है पैंथरा लियो लियो। ठीक है। तो इस टाइम ये सिर्फ गिर नेशनल पार्क गुजरात की स्टेट में पाए जाते हैं। हिस्टोरिकली ये पूरे वेस्टर्न एशिया, मिडल ईस्ट में पाए जाते थे, पर अब नहीं है। IUCN स्टेटस क्या है इनका? बेसिकली IUCN क्या है? IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर स्पीशीज को उसके एक्सटिंक्ट होने का कितना खतरा है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, या वो कितने एरिया में पाया जाता है, ये सब कुछ कंसिडर करके ना उस स्पीशीज को एक स्टेटस मिलता है कि इसे प्रोटेक्शन की कितनी जरूरत है। क्योंकि अगर कोई स्पीशीज खत्म होने वाली है, मतलब इसमें होता क्या है, जैसे कि लीस्ट कंसर्न्ड, वल्नरेबल, फिर endangered, फिर क्रिटिकली endangered, और एंड में जाते हुए आखिरी स्टेज होती है कि एक्सटिंक्ट हो गया ये। मतलब ये पहले एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड, फिर टोटली एक्सटिंक्ट हो जाता है। लीस्ट कंसर्न वाले जानवर वो हैं जो बहुत दुनिया की बहुत बड़ी ज्योग्राफी में भी पाए जाते हैं, और जिनकी पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है। तो इनके लिए हमें कोई स्पेशल एफर्ट, स्पेशल कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। वल्नरेबल कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी अभी जो मतलब ये स्पीशीज वो हैं जो अभी तो खैर पॉपुलेशन इनकी ठीक है और जोग्राफिकल एक्सटेंट भी ठीक है, पर ओवर द टाइम इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी डिक्लाइन होनी शुरू हुई है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में शायद इनकी पॉपुलेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ जाए। तो हमें स्टार्टिंग में ही अगर कोई एक आधा स्टेप उठाने की जरूरत है तो हम उठा सकें, ताकि वहीं पे पॉपुलेशन ये ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाए। बिल्कुल एंड तक, जितना आगे तक की लिस्ट आती जाएगी, यानी कि उतना स्पीशीज को खतरा ज्यादा है। ठीक है, IUCN बारे इन्वायरमेंट में हम डिटेल में पढ़ते हैं। करंट अफेयर में जितना साथ साथ आता जाता है वो चीज, तो लायन का स्टेटस है एंडेंजर्ड। डायरेक्टली स्टेटमेंट आती होती है। ठीक है, तो मैं आएगी पैंथरा लियो लियो का IUCN स्टेटस
कोई और अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, अगर एंडेंजर्ड लिखा हुआ वो सही होगी स्टेटमेंट, बस डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है। तो बस ऐसे जानवरों की डायरेक्ट ये याद रखना है कि एशियाटिक लायन जो है, जो गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है, वो IUCN लिस्ट पे एंडेंजर्ड में है। ठीक है, क्यों है एंडेंजर्ड में? बिकॉज इसकी पॉपुलेशन भी छोटी है और इसका एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन, जहां पे जोग्राफिकल एक्सटेंट है, वो भी छोटा है। देखो, ज्योग्राफी की परवाह करने की हमें जरूरत क्यों होती है? लेट्स सपोज कल कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, या किसी एक एरिया में, कई बार क्या होता है, किसी एक फॉरेस्ट में कोई बीमारी फैल जाती है, तो अचानक वहां पे ये सारे जानवरों की डेथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तो कोई जानवर बहुत सारी मल्टीपल लोकेशंस पे पाया जाता है, तो एक फॉरेस्ट अगर डैमेज भी हो जाए, मतलब लेट्स सपोज वहां बीमारी फैल गई थी, वहां पे पॉपुलेशन बहुत हद तक मर गई, ज्यादातर पॉपुलेशन तो तब भी जिंदा होगी ना, जहाँ पे मतलब बाकी और जोग्राफिकल जगहों पे पाई जाएगी। पर उसी जगह पे अगर तुम कंसंट्रेटेड और वहीं बीमारी फैल गई, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस कारण ऐसे जानवरों के लिए हमें और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस उठाने पड़ते हैं कि ये जोग्राफिकली भी हर बीमारियों से भी सेफ रहें। ठीक है, नहीं तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़े ट्रबल में फंस जाएंगे। तो उसके बाद गिर नेशनल पार्क। देखो, नेशनल पार्क के ऊपर हर साल एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस कारण नेशनल पार्क से याद करने जरूरी होते हैं। पर कैसी चीजें याद करनी जरूरी होती हैं? जैसे कि तुम्हें पूछा जा सकता है, मतलब ऑप्शन में तो तुम्हें क्वेश्चन में गिर नेशनल पार्क में लिखाएगा, तुम्हें ये लिखाएगा कि ये सोमनाथ से 43 किलोमीटर दूर नेशनल पार्क है। तो सोमनाथ तुम्हें पता है गुजरात में है। ठीक है, हम मेडिवल इंडिया में पढ़ते हैं, जब हम गौरी के बारे, गजनी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो सोमनाथ टेम्पल है, उससे तुम एक तो उससे गैस लगा सकते हो, तुम्हें जूनागढ़ से किलोमीटर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब रफ किलोमीटर्स, तुम्हें एग्जैक्ट ये 60 किलोमीटर ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं। तो दूसरे अगला पॉइंट क्या आ सकता है, यहाँ पे फॉरेस्ट का टाइप कौन सा है, यहाँ पे पेड़ कैसे मिलते हैं। जैसे तुम्हारे रेन फॉरेस्ट होते हैं, तुम्हारे पहाड़ों में अल्पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं, वैसे यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो सेकंड आएगी, दिस फॉरेस्ट इज ड्राई डेसिडुअस, दिस फॉरेस्ट हैज ड्राई डेसिडुअस ट्रीज, कि यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस के पेड़ है। डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आएगी तो वो स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, यहाँ से 7 मेजर पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब होता है जो सारा साल बहती नदी है। ओह सॉरी, हाँ ठीक है, सारा साल बहने वाली जो नदी है, हिरन, ये सारी इनका नाम लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से हिरन है, वो याद रखना, क्योंकि वो आगे जाके ट्रिब्यूटरी बनती है तुम्हारी। 4 रिजर्वायर जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है, जो यहाँ पे सबसे बड़ा है, ज्यादातर चांसेस की आने के, छोटे मोटों के आने के चांसेस कम होते हैं, और ये ज्यादातर नदियों के नाम पे ही है, मचुंदरी मचुंदरी, रावल रावल, ये सारे सेम है। ठीक है, कमलेश्वर डैम जो है, ये सबसे बड़ा रिजर्वायर है इसका, ये चीज याद रखना। जो गिर एरिया है, नेशनल पार्क के अंदर नहीं, गिर एरिया के पास, यानी कि कुछ एरिया नेशनल पार्क में भी आता है, कुछ एरिया नेशनल पार्क से बाहर भी है। ठीक है, सारे के सारे 4 रिजर्वायर नेशनल पार्क के अंदर नहीं है, नहीं तो कोई एक्सेस ही ना कर पाए। नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज हम आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है मगर क्रोकोडाइल्स। देखो, इंडिया में ना टोटल 3 टाइप के क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। एक तो है तुम्हारे मगर, जिन्हें इंडियन क्रोकोडाइल भी बोला जाता है। दूसरे हैं जिन्हें घड़ियाल बोला जाता है, और लास्ट है तुम्हारे जो सॉल्ट है, सॉल्ट क्रोकोडाइल। मगर क्रोकोडाइल इंडिया में आम पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं, तो इस नेशनल पार्क में मगर है। घड़ियाल जो है तुम्हारे, ये तुम्हारे गंगा की जो नदियां हैं, ये फ्रेश वाटर में रहने वाले, गंगा और गंगा के ट्रिब्यूटरीज में ज्यादातर पाए जाते हैं, गंगा यमुना और उनके ट्रिब्यूटरीज में घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, नदियों में रहते हैं ये। ठीक है, और इनकी पहचान क्या होती है, ये आम कुछ वैसे कुछ नहीं, मतलब
इंसान जैसी चीज नहीं खाते। घड़ियाल की क्या होती है, पतली सी लंबी सी चोंच होती है, बहुत ही पतली। ये सिर्फ फिशेस खाते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। और सॉल्ट वाले जो तुम्हारे कोस्टल एरियाज हैं वहां पे कई बार वेटलैंड्स बन जाते हैं कि कुछ पानी समुंदर से जमीन के अंदर आने लग जाता है, कहीं पे कुछ फ्रेश वाटर भी भर रहा होता है, तो ब्रैकिश भी हो सकता है या पूरा सॉल्ट हो सकता है। वहां पे ये तीसरा टाइप पाया जाता है। तो टोटल इंडिया में अगर तुम्हें पूछा जाए कितने टाइप के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, तो 3 है। कौन से? मगर, क्रोकोडाइल, घड़ियाल और सॉल्ट, ठीक है। ये 3 पाए जाते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज महात्मा ज्योतिराव फूले क्रॉप लोन वेवर स्कीम। तो किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने स्कीम निकाली थी। स्कीम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्या था, जो छोटे किसान हैं उन्हें, उनके लिए लोन माफी की स्कीम थी ये। तो स्कीम अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए जिनके नाम पे रखी गई, महात्मा ज्योतिराव फूले। ये कौन थे? ये बेसिकली जो तुम्हारी मॉडर्न इंडिया के टाइम हम इनके बारे पढ़ते होते हैं, मॉडर्न इंडिया में ये एक रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने समाज में जो छूत छात की प्रॉब्लम थी, ठीक है, अनटचेबिलिटी की, उसके लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए, विडोज के लिए, ठीक है, और भी वुमेन इश्यूज के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और बहुत वुमेन को मतलब एम्पावर करने की कोशिश की, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाई। जो विडोज थी उनके लिए शेल्टर होम्स बनवाए। जो अनटचेबल्स थे उनके लिए सत्यशोधक समाज भी खोला, जिसमें मतलब सारे समाज के लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। आइडल वर्शिप मना थी। आर्यन की जो इन्वेजन की थ्योरी है वो रिजेक्टेड थी। ऐसे बहुत सारे इन्होंने इंडिया में। जब कोई डाउट है? नो सर। माइक ऑन हुआ ना आपका, इसलिए मैं। तो ये इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, थिंकर, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर थे और राइटर थे, महाराष्ट्र के बहुत फेमस। तभी महाराष्ट्र सरकार ने इनके नाम पे स्कीम रखी है, ठीक है। इन्होंने अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, वुमेन इमेंसिफिकेशन के, वुमेन के जो लाइफ के ट्रबल्स हैं उसके अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट लड़ाइयाँ लड़ी। वुमेन को एजुकेशन करने की, एजुकेट करने की कोशिश की, और लोअर कास्ट के लोगों को भी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। जो नहीं तो जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण जो थे उन तक ही लिमिटेड थी, ठीक है। एजुकेशन एक रिजर्व्ड फील्ड उनके लिए रह गया था। इन्होंने सारे कास्ट, खासकर लोअर कास्ट तक एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश की। वुमेन जो वैसे हर कास्ट में सप्रेस थी, तो लोअर कास्ट के साथ तो कास्ट सिस्टम और वुमेन का, जैसे हमने इंडियन सोसाइटी में जब इशू पढ़ते हैं तो वो तो डबल ऐड हो जाता है। तो उस टाइम तो और भी ज्यादा बुरा था, ठीक है। तो ज्योतिराव फुले जी और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले, इन दोनों ने मिलके, ये पायनियर्स थे वुमेन एजुकेशन के इंडिया में। पायनियर्स का मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट जिन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया वुमेन को एजुकेशन के फील्ड में। इन्होंने मिलके फर्स्ट स्कूल शुरू किया था गर्ल्स के लिए 1848 में पुणे में, ठीक है। सत्य साई बीज रेजिडेंसी और भीड़वड़ा करके नाम था इसका। डायरेक्टली ऐसी स्टेटमेंट्स ही आती हैं पेपर में, तो याद रखना। डायरेक्टली ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, इन्हीं से ही स्टेटमेंट्स बन जानी है पेपर में। एक आधा वर्ड इधर उधर कर देंगे, पर स्टेटमेंट का अगर मतलब वो है तो वो सही होगी, अगर मतलब बदल गया तो स्टेटमेंट गलत होगी। उन्होंने मिलके सत्यशोधक समाज, या इंग्लिश में जिसे सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर कहते हैं, वो शुरू की, जिसमें सारे लोगों को इक्वल राइट्स दिलवाने का मेन एम था, ठीक है। इन्होंने टेम्पल, उस टाइम क्या होता था उस जमाने में ना, टेम्पल में भी सबको जाना अलाउड नहीं होता था। लोअर कास्ट लोगों को टेम्पल्स में भी नहीं जाने दिया जाता था। तो इन्होंने टेम्पल एंट्री की मूवमेंट्स भी, ये सत्यशोधक समाज जो मूवमेंट थी, इन्होंने टेम्पल एंट्री के खिलाफ भी पूरी लड़ाई लड़ी कि
टेम्पल्स, भगवान के ऊपर तो सबका हक होना चाहिए, तो टेम्पल भी सबके लिए ओपन होने चाहिए। तो ये लड़ाइयाँ ओवर द टाइम लड़ के तभी आज तुम्हारे आर्टिकल 25, जो आर्टिकल 25 है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं और टेम्पल्स हैं वो सबके लिए ओपन किए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों के आइडल्स लॉन्ग टर्म में हमारे नेशनल जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी और उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ बना है उसे इंस्पायर करने में ऐसे लोगों ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन एंड कास्ट कुड बी पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन, बस वही सारी चीजें इसके बाद लिखी हुई हैं। ये महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर, जैसे मैंने तुम्हें पहले बता दिया। एक जो लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। सबसे फेमस जो इनका लिटरेरी वर्क है ना, वो किताब है गुलामगिरी। ये ना प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, डायरेक्टली आया हुआ था, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई किताब है? उसका आंसर था ज्योतिराव फूले। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकते हैं या स्टेटमेंट बन के भी आ सकते हैं। यूपीएससी आजकल ज्यादातर स्टेटमेंट पूछती है, आजकल सिर्फ यूपीएससी नहीं, सारी स्टेट सर्विसेज ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही पूछने लग गए हैं। तो स्टेटमेंट्स के तौर पे पूरा पूरा देखो, स्टेटमेंट का बेनिफिट क्या होता है, स्टेटमेंट्स याद रखनी आसान है। डायरेक्ट फैक्ट कई बार भूल जाते हैं, पर एक पूरी स्टेटमेंट याद रखनी तब भी आसान होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज चाइना डिसरिगार्डिंग हिस्टोरिक कमिटमेंट्स ऑन नकुला। तो वन ऑफ दी जो हमारा बॉर्डर इश्यूज इस टाइम चाइना के साथ चल रहा था, वो सिक्किम में नकुला को लेके हुआ था। नकुला कौन सा इलाका है? नकुला भी एक पास है सिक्किम में, सिक्किम को तिब्बत की साइड से कनेक्ट करता है। ये ना एक ट्रेडिशनल टी ट्रेड रूट है। सर नकुला या नथुला? नथुला अलग है, नकुला अलग है। नथुला लागे ना? हाँ, ओके। ठीक है। तो जो नकुला है सिक्किम में, इसने मतलब ये जो ट्रेड रूट था, ये एंशियंट टाइम्स में एक टी ट्रेड रूट रहा था, जहां से चाइना और इंडिया, मतलब यहाँ से टी का जो सारे व्यापारी थे वो यहाँ से पास करते थे। ठीक है, तो वो यहाँ से क्रॉस करते थे फ्रॉम चाइना, चाय वहां से आई है, चाइना टू इंडिया, इंडिया टू फर्दर अदर प्लेसेस। ठीक है, तो ये टी ट्रेड रूट रहा है। जब से हमने देखो, सिक्किम जब हम आज़ाद हुए हैं 47 में, सिक्किम एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, जैसे भूटान और नेपाल है वैसे बीच में सिक्किम भी इंडिपेंडेंट कंट्री थी। पर सिक्किम ने थ्रू रेजोल्यूशन 1966 और 67 रेजोल्यूशन जब पास किया और टोटल जब हमारे साथ जुड़ा 66-67 में, सिक्किम हमारे साथ जुड़ गया। ठीक है, क्योंकि उसे चाइना से भी खतरा था और दूसरा हमने भी अपने खुद के इलेक्शंस एक तरह से जितवा के, चलो जो भी, अल्टीमेटली हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ते होते हैं कि कैसे हमने वहाँ की प्रो इंडिया पार्टी को इलेक्शन जितवाए, उसके बाद वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करवाया कि हमने इंडिया के साथ जुड़ना है, और फाइनली हम इंडिया के साथ जुड़े। हमारा कंसर्न ये था कि अगर हम सिक्किम को नहीं जोड़ते तो चाइना उसके ऊपर हमला करके उसके कब्जा करने को पूरा तैयार था। तो होता क्या, अगर सिक्किम के ऊपर कब्जा हो जाता, हमारे ना यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड जाते हुए देखोगे ये सिक्किम पड़ता है, यहाँ ना वैसे ही पहले से बहुत पतली बाउंड्री है, एक पॉइंट पे ये सिर्फ 27 किलोमीटर है। इसे इंडिया का चिकन नेक कहते हैं, ये जो कॉरिडोर है इससे इंडिया का चिकन नेक कहते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वैसे इसका नाम है। चिकन नेक इसलिए बिकॉज ये बहुत ही पतला है, अगर ये कट जाए तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया कट जाएगा। हमने यहाँ बाकी एरिया में थोड़ी विड्थ बढ़ाने की ज़रूरत थी, इस कारण हमें सिक्किम की ज़रूरत थी। अगर चाइना यहाँ आके बैठ जाता ना, ये कभी भी कट ऑफ कर सकता था चाइना। इस कारण हमने सिक्किम के ऊपर तब एक तरह से सिक्किम को अपने साथ जोड़ लिया, और चाइना के साथ लॉन्ग टर्म में हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बन गई कि हाँ, जो सिक्किम की बाउंड्री है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नकुला रिकॉग्नाइज्ड है कि ये इंडिया का पार्ट है। चाहे चाइना और इंडिया की बाउंड्री एलएसी में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, पर मैक्सिमम बाउंड्री मतलब जैसे एक तरह से सेटल्ड है, जहाँ पे डिस्प्यूट्स नहीं है। डिस्प्यूट्स बहुत ही कम जगहों पे 21 को पॉइंट्स है
जहाँ पे बाउंड्री को लेके डिस्प्यूट है। कुछ 600 किलोमीटर पड़ते हैं टोटल करके। तो नकुला सेटल था। तो अब यहाँ पे जब चाइना नई फ्रंटियर खोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अभी बॉर्डर के टाइम नकुला पे भी इशू हुआ, तो जो तो रिकॉग्नाइज्ड इंडियन पार्ट है बॉर्डर का, तो इससे चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है कि चाइना ट्रेडिशनली जो शांत बॉर्डर है उन्हें भी एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है, उससे यहाँ से क्लियरली मोटिव शो होता है चाइना का। नकुला वैसे क्यों इम्पोर्टेंट है, ये तो मैंने तुम्हें बताया, तिब्बत और सिक्किम को कनेक्ट करता है। नकुला और सॉरी नथुला ये सेम ही है, मुझसे गलती हो गई थी। नकुला और नथुला सूरत सेम है, इसे ही नथुला कहते हैं, इसे ही नकुला कहते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज। ओके मैंने तो अलग बोल दिया जल्दी जल्दी में। नथुला, शिपकिला और तुम्हारा लिपुले, ये जो 3 पासेस है ना, चाइना और इंडिया के बीच में सिर्फ ये 3 से जो एक तरह से ट्रेड है वो सिर्फ इन 3 से, लैंड ट्रेड जो है वो ये सिर्फ 3 पासेस से होता है। शिपकिला तुम्हारे हिमाचल में है, लिपू लेक तुम्हारे उत्तराखंड, इंडिया, नेपाल इस पूरे और चाइना की बॉर्डर के ट्राई जंक्शन पे है, और नथुला तुम्हारे सिक्किम में है, ठीक है। इन 3 जगहों से ट्रेड कैरी आउट होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पिलग्रिमेज भी जो जाती है वो ये 3 पासेस यूज करके जाती है, ठीक है। तो मतलब वैसे तो हमारा कोई लैंड इतना एक्टिव ट्रेड नहीं है, ज़्यादातर हमारे पिलग्रिमेज ही है, क्योंकि हमारे बहुत सारी मानसरोवर साइट्स उधर पड़ती हैं, तो इंडिया में से जब ट्रैवल करना होता है तो ये पासेस यूज होते हैं, खासकर नथुला तो इस कारण खासकर यूज होता है हर साल। स्टेशन टू बी क्लासिफाइड ऑन वेस्ट वाटर आउटपुट, जो तुम्हारे रेलवे स्टेशन है उसके लिए एक चीज आई है कि उन्हें वेस्ट वाटर आउटपुट के तौर पे इंडस्ट्रीज को ना इस टाइम 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। जितनी भी तुम्हारी इंडस्ट्रीज हैं, 4 कैटेगरीज में एक्चुअली, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, और इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, एक चौथा टाइप है वाइट। ये है किस लेवल का ये सारे पोल्यूशन करते हैं उसके मुताबिक इन्हें कैटेगरी में बांटा जाता है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट। वाइट है जो सबसे कम पोल्यूशन करती हैं, और रेड है जो सबसे मैक्सिमम जो पोल्यूशन जो कैरी आउट करती हैं। ये लिस्ट बहुत बड़ी है, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद करने वाले होंगे हर लिस्ट में से, वो जो तुम्हारी मंथली मैगजीन जून के एंड में जाके कंपाइल होगी उसके अंदर उसके नाम लिखे होंगे, बिकॉज वो डिटेल में लिस्ट पहले खुद स्टडी करने वाली है, फिर मैं तुम्हें दूंगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, इस कारण वो डेली करंट अफेयर्स में नहीं कवर किया। वो जब पूरी मैगजीन बनती है तो सारे करंट अफेयर ऑब्वियसली दोबारा से रिवाइज करेंगे, तो एडिशनल जो डिटेल्स है वो उसमें जाके जुड़ेगी, ठीक है। तो टोटल 4 कैटेगरीज होती हैं। कैसे होती है पहले कैटेगरीज के बारे में बताते हैं। जैसे रेड कैटेगरी, इसका जो पोल्यूशन इंडेक्स में 60 और अबव अगर ये इसका स्कोर आता है वो रेड कैटेगरी में चली जाएगी। 41 to 59 ऑरेंज, 21 to 40 ग्रीन, और अप टू 20 वाली जो है वो वाइट कैटेगरी। तो टोटली 4 कैटेगरीज होती है इंडस्ट्री की। तुम्हें ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कितने टाइप की कैटेगरीज हैं, और ये स्कोर तो ऑब्वियसली डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और लास्ट इनके अंदर जो इंडस्ट्रीज पड़ेंगी तो मैं पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री रेड में है, इनमें से कौन सी इंडस्ट्री ऑरेंज में आएगी। तो वो 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से 2 या 3 इंडस्ट्रीज वो जो भी तुमसे पूछा गया होगा उससे रिलेटेड होंगी, बाकी नहीं होगी। तो वो लिस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग वो मैं तुम्हें दे दूंगा कंप्लीट, जब मैगजीन पूरे साल सॉरी पूरे महीने की मैगजीन करेंगे जून खत्म होने के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब जो तुम्हारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने एनजीटी के ऑर्डर मानते हुए जो रेलवे स्टेशन है ना उन्हें कैटेगराइज करने का फैसला किया है 3 कैटेगरीज में, रेड, ऑरेंज और ग्रीन में, ठीक है। डिपेंडिंग कि वो कितना वेस्ट वाटर पहले तो जनरेट करते हैं और उसके बाद उसमें से कितना अनट्रीटेड वाटर म्यूनिसिपल ड्रेन सिस्टम में अल्टीमेटली चला जाता है। या तो तुम वो वाटर, लेट्स सपोज कोई पानी यूज हुआ है, लेट्स सपोज जैसे मैं हमने बात की थी जो ग्रे वाटर होता है, हैंड वॉश ये सब कुछ पानी में यूज हुआ, ग्रे वाटर जो यूज हुआ,
इसी पानी को तुम रिसाइकल करके बाद में ट्रेन्स को धोने के लिए या ट्रैक्स को जो वॉश करते हैं उसके लिए यूज करके, तो एक ही पानी को तुमने 2 बार यूज किया ना, तो तुम्हारा ओवरऑल वेस्ट वाटर कम जनरेट होगा, ठीक है, यूजेज उसकी डबल रिपीट होगी। पर हर बारी फ्रेश वाटर तुम रिलीज कर रहे हो तो तुम ज्यादा पानी वेस्ट कर रहे हो और उसे ना ट्रीट कर रहे हो ना उसे रीयूज कर रहे हो, तो अपने आप तुम रेड कैटेगरी में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। टूरिज्म में या लोगों में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आपस में स्टेशन ना कोई फंडिंग एक्स्ट्रा मिलेगी अगर तुम ग्रीन में होगे, पर ओवर द टाइम एक इमेज का इश्यू होता है, तुम्हें अपनी इमेज मेंटेन करनी होती है। तो अगर कोई स्टेशन है, कोई रिनाउंड स्टेशन है, अगर वो रेड कैटेगरी में आ रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, टैप्स चाहे लीक कर रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो अपने आप को बेटर कैटेगरी में करने की कोशिश करेगा ताकि वो रेड अपने टैग से निकल के अपनी इमेज सुधार सके। क्योंकि अखबार जैसी चीज़ें ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा कवरेज देने लग जाती हैं तो बेचारे सिविल सर्वेंट्स की बदनामी होती है, स्टेशन की तो होती ही होती है, ठीक है। तो ये है सारे करंट अफेयर तुम्हारे, आज के 4 करंट अफेयर्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, चारों के चारों यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स।